This conference will now be recorded. ओके। तो आज सबसे पहले हम लोग बेसिक लास्ट डे पे कुछ देखे थे। आज डायरेक्टली शुरू करते हैं कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है एंड किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। लास्ट डे पे हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी सिस्टम का मतलब हम लोग वल्नरेबिलिटी जानना अगर चाहेंगे या फिर उसको सिक्योर करना चाहेंगे, उसके लिए उस सिस्टम को जानना सबसे ज्यादा ইম্পর্টেন্ট होता है। মানে কোন সিস্টেম যদি আমরা হ্যাক করতে চাই বা সিকিউর করতে চাই, সিস্টেমটার अंडरस्टैंडिंग থাকা উচিত। तो सिंपल तरीके से अगर सोचा जाए कि हम लोग एक बिल्डिंग को किस तरीके से चोरी का चांसेस है, मतलब आप सिक्योरिटी टीम में से हो, आप लोग गेस कर रहे हो कि कैसे एक बिल्डिंग में चीजें चोरी होने का चांसेस है। तो आप देख सकते हो कि उनका बाउंड्री वॉल कितना हाई है, उसके ऊपर कुछ कांटा तार जैसा कुछ प्रोटेक्शन है या नहीं है, फर्स्ट फ्लोर का जो खिड़की है, ग्राउंड फ्लोर का जो डोर है, ये सब कितना स्ट्रांग है। उससे ऊपर जितने सारा घर है, सबका बैल्कनी से अंदर जाने का चांसेस क्या है। तो आप ऐसे ऐसे एनालाइज करना शुरू करते हो। बट इसके लिए आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप सबसे पहले उस बिल्डिंग के बारे में जानते हो कि बिल्डिंग में क्या है, या फिर उसमें जाने आने का टेक्निक क्या है। बिल्डिंग अगर बनता है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें रहता है। बिल्डिंग बनने का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उसमें सीढ़ी है, लिफ्ट है, या फिर और क्या-क्या एंट्रेंस एंड उसके उधर जाने-आने का चीज़ें हैं, ये सब कुछ आपको सबसे पहले एनालाइज़ करना होता है। हो सकता है कि उनका जो गाड़ियाँ स्टोर करने के लिए गैराज है, वो अंडरग्राउंड गैराज भी हो सकता है। तो उधर से कोई ट्रैप डोर है या बैक डोर है जहाँ से आप अंदर बिल्डिंग के अंदर जा सकते हो, या फिर फायर एग्जिट डोर है जहाँ से कोई अंदर आ सकता है। तो ये सब कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो सिंपल तरीके से अगर आप लोग वेब एप्लीकेशन के वल्नरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहोगे, तो आपको वेब एप्लीकेशन कैसे बनता है, डेवलपमेंट साइकिल क्या है, कहाँ से कहाँ इंफॉर्मेशन जाता है, किस टेक्निक पे ब्राउज़र से निकलता है एंड किस टेक्निक में सर्वर के पास पहुँचता है, ये सब कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तब जाके आप उस चीज़ को मतलब कौन से एरिया में जाके आप वल्नरेबिलिटी टेस्ट करोगे। अगर आप इंफॉर्मेशन का सारा विंडो नहीं जानोगे, तो आप हर एक विंडो तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो मान लेते हैं कि आप लोगों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत है वेब प्रोग्रामिंग में। तो हम लोग प्रोग्रामिंग के बेसिस में वेब एप्लीकेशन डिजाइन या डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का जो चीज जरूरत होगा, वो है सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर के बारे में जानने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ इधर कुछ व्हाइट बोर्ड की तरह कॉन्सेप्ट अगर है, ऑप्शन प्रेजेंट नहीं, व्हाइट बोर्ड पेंट बेस्ट ऑप्शन होगा शायद इसके लिए। पेंट पेंट, हाँ पेंट। चलिए, ये स्क्रीन विजिबल है ना आपके पास? चैट में भी आप लिख सकते हो। Yes, sir, visual. ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे, फायरफॉक्स मान लेते हैं, ये मेरा एक ब्राउजर है। आपके पास एक मोबाइल है जहाँ पे गूगल क्रोम है, जो गूगल क्रोम में सेम कलर कोड में रखता हूँ। एक मोबाइल से आप एक ब्राउजर देख रहे हो। तो वेब ब्राउजर मतलब जो हम लोग जहाँ से ये फायरफॉक्स जैसे हुआ, इधर से हम लोग google.com सर्च करते हैं, तो ये एक वेब मतलब एप्लीकेशन है जो गूगल के सर्वर से ये इंफॉर्मेशन लाके हम लोगों को दे रहा है। तो सेम एज, तो इस पेंट में हम लोग ये दो ब्राउजर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये किसी का कंप्यूटर या लैपटॉप है, ये किसी का मोबाइल में ब्राउजर है। अब ये कम्युनिकेशन कैसे होता है? सबसे पहले इनके साथ जो जरूरत होता है, एक राउटर की तरह या फिर कुछ भी आपके घर में होता होगा, जहाँ पे इंटरनेट या फिर कुछ भी कनेक्शंस है। ऐसे आप
एक राउटर के थ्रू कैसे कनेक्ट होते हो? इधर से लैन के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, या किसी वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सकता है, या फिर डेडिकेटेड आपका सिम हो सकता है, किसी भी जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन इंटरनेट के थ्रू जा सकता है। तो ये राउटर जैसे आपके घर में हो सकता है, या फिर किसी के मोबाइल, दूसरा एक मोबाइल ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग जियो के टावर से होते हुए जाएंगे। तो फिलहाल ये मान लेते हैं एक टावर है, मान लेते हैं, एंड आप इसके साथ कनेक्टेड हो। तो ये भी सेम टेक्निक में पूरे नेटवर्क में कनेक्ट है। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि मिनिमाइज ऑप्शन कहाँ पे होगा इसका। ओके, excellent. हाँ, अभी हम लोग जो देखेंगे कि इस जगह में आके, तो इससे ऊपर ये हो गया, मान लीजिए आपका ब्रॉडबैंड का सर्विस, एंड ये एक बीएसएनएल का मान लेते हैं टावर है, एंड ये या फिर जियो का जियो फाइबर, एंड ये जियो का टावर का मेन, एंड वो सब कनेक्ट होता है दिल्ली में किसी जगह में जहाँ से हम लोगों का इंटरनेट का सारा कनेक्टिविटी होता है इस तरीके से। तो अल्टीमेटली ये इंटरनेट प्रोवाइडर कैसे कनेक्टेड हुआ, एंड ये जियो का टावर कैसे कनेक्टेड हुआ, सब कुछ एक ही नोड से कनेक्ट हुआ, फिर ये इंडिया के बाहर निकलता है। तो ये सब कुछ क्या है हम लोग थोड़ी देर पहले देख चुके। लाइन स्टाइल यहाँ पे चेंज होता है। इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? इन सबको हम लोग बोलेंगे क्लाइंट। तो क्लाइंट का मतलब है, हम लोग क्लाइंट एंड या कुछ भी ये सब यूज कर रहे हैं वर्ड। ब्लैक कलर, फॉन्ट साइज 40, क्लाइंट एंड इंटरमीडिएट जितना सारा स्टेट है, जो कुछ भी हम लोग देख पाते हैं, वो हो गया आपका नेटवर्क, रूट, मतलब आप कुछ भी इसको बोल सकते हो जो आपके एंड से इंटरनेट, सिंपल तरीके से अगर बोलेंगे तो इंटरनेट के लिए जितना सारा नेटवर्क है वो सब कुछ, एंड एंड में जहाँ पे पहुंचता है, जो हम लोग डेली डेटा वगैरह कलेक्ट करके लाते हैं, मतलब गूगल से हो, फेसबुक से हो, इस चीज को हम लोग बोलेंगे सर्वर, या फिर सर्वर एंड। ठीक है। तो हम लोग जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, लाइक सी, पाइथन, जावा, सब कुछ इसी एंड में हम लोग काम करते हैं, एंड इसी एंड में ज्यादातर खत्म हो जाता है अभी तक हम लोगों के नॉलेज में। तो हम लोग वो सब डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोल के रख देते हैं। बट जब वेब एप्लीकेशन की बात आता है, तब हम लोगों को दो सिनेरियो आ जाता है कि एक होता है सर्वर साइड प्रोसेसिंग, एक होता है क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग।
तो इस क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग के लिए हम लोगों को जो चीज़ चाहिए उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इस तरीके का और भी बहुत कुछ ऑप्शंस है, बट फिलहाल पॉपुलर एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जो इन तीनों चीज़ एक ब्राउज़र में रन हो सकता है। ब्राउज़र मतलब क्या है? जो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस चीज़ को अगर हम लोग वेब ब्राउज़र बोलेंगे तो इसमें ये तीनों चीज़ रन हो सकता है। एंड वो सिर्फ डेडिकेटेडली यूजर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। रिप्रेजेंट मतलब गूगल जो इंटरनेट से भेज रहा है वो क्या ये सब कुछ फोटोशॉप की तरह इमेज की तरह भेज रहा है? नहीं, वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में भेज रहा है, इसलिए हम लोग इसको सिलेक्ट भी कर पा रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं, बस बस उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, बोल्ड, टॉप, सेंटर, अलाइन, कलर। सेम टेक्निक में ये ब्राउजर भी ये गूगल का सारा कोड को लेके डेकोरेट करके इस जगह पे दिखाता है। तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि ये डेकोरेट कर रहा है इस पेज में? तो इस पेज का अगर हम लोग व्यू पेज सोर्स राइट क्लिक किए पेज के ऊपर, देन व्यू पेज सोर्स अगर आता है तो गूगल का सर्वर से जो सोर्स कोड आता है वो हम लोगों के सिस्टम में इस तरीके से आता है। मतलब इसमें कुछ मतलब बचपन में लगता था कि हम लोग गूगल का सोर्स कोड मिल गया है, बट एक्चुअल में ये पब्लिक सोर्स कोड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट। लाइक ये गूगल ने हम लोगों को दिखाने के लिए ये पब्लिकली ये हम लोगों को सेंड किया है जब हम लोग google.com लिखते हैं, तो आप लोग इसमें ज्यादा फोकस मत कीजिए। तो ये एक्चुअल में गूगल के सर्वर से हम लोगों के ब्राउजर में आता है, बट ब्राउजर इसको किस तरीके से रीड करता है वो इस तरीके से उसको डेकोरेट करके हम लोगों को दिखाता है कि google.com इस जगह पे लिखा होगा, गूगल सर्च आई एम फीलिंग लकी, ऑफर अदर लैंग्वेजेस बोल के ऐसा है, नीचे इंडिया अबाउट एडवर्टाइजमेंट समथिंग सब कुछ लिखा रहता है। तो इस प्रोसेस को रेंडरिंग बोला जाता है। रेंडरिंग मतलब सर्वर से जो टेक्स्ट टाइप का प्रोग्राम आया जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की तरह कुछ लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर्मेट में मेरे ब्राउजर में आया, उसी फॉर्मेट को ब्राउजर ने क्या किया, रेंडरिंग करके ऐसा डिजाइन बना दिया। तो सिंपल तरीके से सर्वर से क्या हम लोगों के पास प्री रेंडर्ड इमेज आता है या फिर प्री रेंडर्ड सब कुछ आता है? नहीं। सर्वर पे हम लोग जब google.com सर्च करते हैं ब्राउजर से, मतलब क्लाइंट साइड से, इस पूरा रूट होके मेरा सिस्टम निकल के गूगल के पास जाता है कि मुझे आपका होम पेज देखना है। तो गूगल का सर्वर क्या करता है, होम पेज का जितना सारा प्रोग्राम है, क्लाइंट साइड प्रोग्राम, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड ऑल, सब कुछ इसी रूट में वापस आके इस जगह में स्टोर होता है। मतलब सर्वर से एकदम क्लाइंट के पास आके स्टोर होता है। तो अगर सर्वर से क्लाइंट के पास आके स्टोर होता है तो स्टोर होने का मतलब सेव नहीं, ब्राउजर उसको पहले रिसीव करता है, देन उसको रेंडरिंग करता है, रेंडरिंग होते ही हम लोग उसको देख पाते हैं एक यूजर इंटरफेस की तरह। अगर हम लोगों के पास प्रोग्राम आता HTML, CSS, हम लोग उससे कुछ समझ नहीं पाते नॉर्मल यूजर, तो उसको ब्राउजर रेंडरिंग करके दिखाता है एक अच्छे से फॉर्मेट में। एक बीच में टेक्स्ट बॉक्स होगा, ऊपर गूगल लिखा होगा, हम लोग इधर से सर्च कर सकते हैं, राइट टॉप से हम लोग साइन इन कर सकते हैं, ये सब कुछ इधर लिखा रहता है। तो ये हो गया सर्वर क्लाइंट सिस्टम। तो सर्वर में क्या है ना है हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, एंड क्लाइंट में क्या क्या है हम लोग वो भी जानेंगे। तो इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इस एंड में PH मतलब क्लाइंट साइड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे, एंड सर्वर साइड में PHP एंड MySQL के बारे में जानेंगे। अभी तक कुछ सवाल है रिलेटेड इस टॉपिक आप लोग पूछ सकते हो। एनीवन मतलब वॉइस सुनाई दे रहा था या फिर कुछ भी? सर ऑडिबल कंटिन्यू ना? करिए। ओके ओके, ठीक है। यस सर, यस सर। ओके, तो फिलहाल ये क्लाइंट साइड, ये सर्वर साइड, एंड इस दोनों का अलग अलग लैंग्वेज जो सर्वर से प्रोसेस होकर क्लाइंट के पास आते हैं, क्लाइंट उसको रेंडर करके यूजर के लिए रिप्रेजेंट करके दिखाता है। ये वाला हिस्सा नेटवर्किंग का पार्ट है जो इस कम्युनिकेशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल करता है।
जो हम लोगों का रिक्वेस्ट प्रॉपर नोड होके सर्वर के पास पहुंचता है एंड सर्वर से रिस्पॉन्स सेम रूट में वापस आके हम लोगों के सिस्टम में रीच करता है। तो ये वाला पार्ट हम लोग फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे इस शॉर्ट पीरियड ट्रेनिंग में। तो सर्वर एंड क्लाइंट के ऊपर बेस करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टूल को मिनिमाइज करते हैं एंड ब्राउजर में जाके हम लोग दो चीज के बारे में दिखा देते हैं। एक है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो, एटॉम बोल के एक एडिटर है। ये एटलीस्ट नोटपैड से थोड़ा अच्छा है एंड फ्री वर्जन है, जिसमें हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। तो मैंने इस साइट से जाके ये डाउनलोड करके इस मशीन में इंस्टॉल करके रखा हूँ। तो एक चीज बताइए, मेरा कार्सर क्या आप लोगों को, आप लोग देख पा रहे हो? क्योंकि मैं हर जगह में पॉइंट कर रहा हूँ कार्सर से, तो आप लोग विजिबल है या नहीं है? दिख रहा है। It's visible. ओके ओके देन फाइन। तो मतलब इस जगह से एटॉम में हम लोग इंस्टॉल किए कर चुका हूँ। तो आप लोग भी फ्यूचर चाहो तो ये यूज कर सकते हो, या फिर आपका जो कंफर्टेबल एडिटर है आप उसमें भी काम कर सकते हो। तो मैं एटॉम के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आ, कुछ सवाल अगर एडिटर रिलेटेड रहा तो atom.io में जाके आप लोग चूज कर सकते हो। सेकंड हम लोग जो टूल यूज करेंगे वो है आपका, एक मिनट, एटॉम ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो टेक्स्ट विजिबल है या नहीं है ये एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। Visible, sir. ओके ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एडिटर के पार्ट। अब सेकेंड पार्ट है कि हम लोग अगर सर्वर साइड कुछ भी डिजाइन करना चाहेंगे, उसके लिए हम लोगों को XAMPP, ये जैम्प बोल के सॉफ्टवेयर है। मैक के लिए मैम, कोई कोई विंडोज के लिए वैम्प एंड लिनक्स के लिए लैम्प करते हैं। बट जैम्प क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो आप एक ही जगह में अगर मतलब एक ही टूल को अगर हैंडल करना जान जाते हो तो आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज होता है, आप बाकी जगह में भी कर सकते हो। अब ये जैम्प सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों होता है उसके बारे में बता देते हैं, जहाँ पे आप ये यूज करके क्या क्या करोगे एंड फैसिलिटी क्या है इसके बारे में बोल देंगे। तो एक्चुअली एक्स मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए इन्होंने एक्स दिया है। AMPP इन सॉफ्टवेयर का एक्चुअल मतलब एक्रोनिम की तरह यूज होता है, जैसे अपाची, माइस्क्वेल या फिर मारियाडीबी, PHP एंड पर्ल, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। ये एक सिंगल सॉफ्टवेयर एंड इस सॉफ्टवेयर मतलब इंटरनेट से फ्री में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आप अपने सिस्टम के अनुसार जो लेटेस्ट वाला वर्जन है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। एंड मेरे सिस्टम में ऑलरेडी 7 पॉइंट समथिंग इंस्टॉल है, इसलिए मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ। बट 8 वाला एक्चुअल में आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि PHP 8 इसके साथ इंटीग्रेट हो चुका है एंड अभी PHP का वर्जन चल रहा है 8.0.3, इसलिए
ये लेटेस्ट वाला डाउनलोड करना है आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में अभी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं क्लास के एंड में अगर किसी को डाउट होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट आई एग्री इंस्टॉल ऐसा ही 2-3 क्लिक ऑप्शन है, उसके बाहर आपको कुछ जाना नहीं होगा एंड डिफॉल्ट जो रहेगा आप उसी को हिसाब से एक्सेप्ट करके प्रोसीड करेंगे। तो ये हो गया XAMPP के बारे में एक सॉफ्टवेयर। अब इसकी जरूरत क्या है इस एंड से बता देते हैं। अभी आपको अगर क्लाइंट साइड कुछ भी प्रोग्राम करना है तो आपको इसके लिए मतलब क्लाइंट एंड के लिए अगर हम लोग कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसमें देखिए ज्यादा कुछ चिंता की बात नहीं है। मैं अभी HTML होपफुली आप लोग ये सब कुछ ज्यादा जानते नहीं हो, होपफुली की बात नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। हेड एंड बॉडी एंड इसके अंदर आके H1 मैं इसको सेव कर लेता हूँ कहीं पर भी। सेव डेस्कटॉप, इसका नाम देते हैं 1.html, बट किसी एक फोल्डर में रखेंगे तो अच्छा होगा। क्लास 1.html सेव। डेस्कटॉप क्लास। अब इस चीज को देखिए, सेव करते ही फायरफॉक्स का एक लोगो आ गया इसमें। मैंने किस फॉर्मेट में सेव किया था? .html। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो रेंडरिंग के लिए यूज होता है, और मैं इसको मतलब ब्राउजर में रेंडर होके प्रोसेस होता है, मैं फायरफॉक्स में ओपन कर रहा हूँ। सिंपल। देखिए साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग SVIST, बट ये जो मैंने लिखा है इस जगह पे बहुत कुछ आगे पीछे लिखे हैं, बट एक्चुअल में ये आ रहा है ऐसे। तो अब इस जगह में एक चीज नोटिस कीजिए कि ब्राउजर में टाइटल में उसका पाथ दिखा रहा है, सी यूजर एक्सबी विंडोज समथिंग समथिंग सब कुछ। तो हम लोग अगर इस टाइटल को चेंज करना चाहेंगे तो हेड के अंदर जाके, अगर मैं ये सब कुछ दिखाऊंगा, बट मैं अभी दिखा रहा हूँ कि ये प्रोसेस कैसे होता है। जो बहुत सारे लोग ये जानते हो उनके लिए थोड़ा बोरिंग लगेंगे, बट साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग हाइफन SVIST, अगर इसको सेव कर देता हूँ तो ये वाला टाइटल क्या होगा इस ब्राउजर में अभी रिफ्लेक्ट होगा। इस जगह में आप नोटिस कीजिए ऊपर जो पाथ दिखा रहा है रिफ्रेश, देखिए ये CST SVIST हो गया। आपको अभी लग सकता है ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है, इसके साथ हम लोग और क्या चेंज कर सकते हैं? तो हम लोग स्टाइल इक्वल टू कलर कोलन हैश, अगर रेड कलर करना चाहेंगे तो F00 सेमीकोलन देन Ctrl+S। तो अगर इसी जगह में जाके ब्राउजर को फिर से देखेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये रेड कलर में हो गया। तो ये एक्चुअल में देख के लग रहा है कि ये मैं रिफ्रेश जब भी करता हूँ ये कोड अपडेट होता है, बट एक्चुअल में ब्राउजर को क्या असल में ये रेड कलर फॉर्मेट में मैंने भेजा था? नहीं, ये रेंडर करके हम लोगों को दिखा रहा है। तो कैसे पता चलेगा हम लोग क्या भेजे थे? राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, इस जगह में देखिए ये जो कोड लिखा हुआ है इस जगह में, ये एकदम सेम टू सेम है जो हम लोग इस जगह में लिखे। HTML हेड टाइटल, हेड खत्म, बॉडी के अंदर H1 कलर टैग, देन साइबर सिक्योरिटी समथिंग, बॉडी HTML। एंड इस जगह में जाके भी चेक करेंगे तो HTML स्टार्ट एंड हेड टाइटल हेड क्लोज, बॉडी के अंदर H1 टैग विद कलर स्टाइल, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग बॉडी। तो इसका मतलब जो टेक्स्ट मैंने लिखा है
उसी टेक्स्ट को मैंने सेव किया था इसी डेस्कटॉप में एक फाइल में, जिसका एक्सटेंशन दे दिया एनी फाइल नेम डॉट html, एंड उसको डबल क्लिक करते ही या फिर राइट क्लिक ओपन विद फायरफॉक्स करते ही वो आप देख पा रहे हो फायरफॉक्स में ये टेक्स्ट ओपन हो रहा है। बट असल में वो लोग हम लोगों को सोर्स कोड ना दिखा के वो डेडिकेटेडली हम लोगों को उसका रेंडर्ड फॉर्मेट दिखाता है। तो ये हो जाता है क्लाइंट साइड ब्राउजर कैसे काम करता है, ये हम लोग इधर से देख पाए। इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूंगा। चैट बॉक्स में तो चैट आए हैं। एवरीवन ओके। मिक्स मतलब अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, पहले पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। नाउ सर ओके ठीक है, किसी को अगर डाउट नहीं है तो मैं प्रोसीड करता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है, मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको तब तो एक तो बाद में बताता हूँ, क्योंकि सब कुछ सर्वर क्लाइंट मिक्स स्ट्रक्चर है आज के तारीख में। तो जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट डेफिनेटली क्लाइंट साइड है, बट आप MySQL को भी क्लाइंट साइड में यूज कर सकते हो। हम लोग उसको सर्वर साइड में भी ज्यादातर यूज करते हैं। तो आपका अगर प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आप MongoDB क्लाइंट सर्वर दोनों एंड से ही काम कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग ये वाला जो रेंडरिंग हुआ, तो HTML कैसे काम होता है एंड CSS कलर कैसे होता है, ये सब हम लोग थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। बट हम लोग डेडिकेटेडली वेब डेवलपमेंट का ये ट्रेनिंग नहीं है, तो मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट में उतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। अभी हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे सर्वर साइड के काम में। अब इस जगह में देखिए, तो सर्वर इसी टेक्निक में जैसे हम लोग ये कोड इधर आप देख रहे हो, इस सेम कोड को किसी ना किसी तरीके से इस एंड से किसी ना किसी क्लाइंट के पास भेज देता है। जब भी भेज देता है तो वो क्लाइंट एंड में वो रेंडर होके ऐसा फॉर्म में हम लोग देख पाते हैं। तो अल्टीमेट स्ट्रक्चर क्या है, इस ट्री स्ट्रक्चर को अगर आप याद रखोगे तो सर्वर के एंड से क्लाइंट के किसी भी डिवाइस में जो सोर्स कोड भेजेंगे लाइक दिस, वो ब्राउजर रिसीव करेंगे एकदम एज इट इज जैसे हम लोग सोर्स कोड भेजते हैं, बट वो रेंडर होके कुछ अच्छा सा रिप्रेजेंटेबल फॉर्म हो जाता है जो हम लोग क्लाइंट एंड में देख पाते हैं। तो इसमें हाइडिंग का कुछ बात है कि हम लोगों को सोर्स कोड हाइड करना है, एकदम नहीं। जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हम लोग प्रेजेंट करते हैं हम लोगों का कोई भी मोटो या गोल या प्लान कुछ भी होता है, तो सेम टेक्निक में ब्राउजर की ये HTML CSS कोड से कंपनी अपना एप्लीकेशन या सर्विस को रिप्रेजेंट करता है ताकि यूजर इंटरैक्ट कर सके। जितना इजी यूजर इंटरफेस होगा उतना ही यूजर कंफर्टेबली उस एप्लीकेशन के साथ या उस सर्विस के साथ एंगेज होंगे। तो ये हम लोगों का कुछ भी पर्सनल या प्राइवेट हम लोग नहीं बोलेंगे अभी तक। तो हम लोगों को सर्वर में ऐसा कुछ प्राइवेट एप्लीकेशन या सर्विस करना होता है ताकि वो यूजर के हाथ में ना लगे। तो इस जगह से पॉइंट शुरू होता है कि फेसबुक कैसे काम होता है आप लोग नहीं जानते हो, कि फेसबुक के इंटरनल्स में एग्जैक्टली कैसा कोड लिखा हुआ है आप लोग डेफिनेटली नहीं जानते हो, क्योंकि वो सर्वर साइड प्रोसेस होता है। बट वो प्रोसेस होने के बाद जो क्लाइंट साइड सोर्स कोड वो लोग भेजते हैं हम लोगों के सिस्टम में, वो हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं एंड उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इस नेटवर्क के बॉटम साइड में जो कुछ भी आता है हम लोगों के पास विजिबल एंड नीट एंड क्लीन होता है, हम लोग उसको कॉपी पेस्ट क्लोन कुछ भी कर सकते हैं। बट इस नेटवर्क के ऊपर वाले हिस्से में जो कुछ भी होता है वो प्रोसेस होके क्लाइंट वाला सोर्स कोड भेजता है, तो हम लोग उस प्रोसेसिंग टाइम में जो सोर्स कोड यूज होता है हम लोग उसको नहीं देख पाते, वो साइड या फिर प्राइवेट रहता है सर्वर के अंदर। अब रही बात, हम लोग इस दोनों स्ट्रक्चर से अगर पूरा सब कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गया है तो हम लोग सर्वर साइड एप्लीकेशन सीखने के लिए क्या गूगल फेसबुक की तरह सर्वर खरीदना होगा या फिर सेटअप करना होगा ऑनलाइन? तो इसी का सॉल्यूशन होता है ये XAMPP सॉफ्टवेयर। तो ये जैम क्या करता है, आप ही के सिस्टम में, मतलब ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर रन करता है, जो मैं अभी एक स्पेसिफिक ब्लू कलर के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ, जहाँ पे शेप्स को मैं सर्कुलर फॉर्म में देता हूँ। तो मान लीजिए आपके कंप्यूटर में ये ब्लू सर्कल, एक मतलब आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में ये ब्लू सर्कल रिप्रेजेंट करता है कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो XAMPP जैम
की तरह कोई सॉफ्टवेयर है, उससे क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर आपको विदाउट इंटरनेट, आप अगर इंडिपेंडेंट भी हो, तो मैं अगर सेम चीज को विदाउट इंटरनेट भी बनाना चाहूँ तो कैसे बनाएंगे, इसको सिंपल कॉपी पेस्ट एंड इंटरनेट स्ट्रक्चर के बाहर रख दिया, तो इसका मतलब है ये इस सिस्टम में ये नेटवर्क का पार्ट नहीं है एंड उसके पास ये गूगल सर्वर रीच नहीं है। तो इस सिस्टम में अगर ये XAMPP इंस्टॉल है तो ये आपके कंप्यूटर को एक सर्वर प्रोवाइड करता है। आप उस सर्वर के अंदर कुछ भी सर्वर साइड प्रोग्राम अगर लिखोगे, आप अपने ब्राउजर से उसका एप्लीकेशन देख पाओगे। तो इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर इसलिए हेल्पफुल होता है ताकि आप लोग डेवलपमेंट सर्कल में, मतलब जब डेवलप करना चाहोगे अपने कोई भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, तो आपको सर्वर खरीदने का जरूरत ना हो, गूगल फेसबुक की तरह सेटअप करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इंस्टॉल करके आपके मशीन में एक पोर्शन को बोल दिए कि आप आज से ये सर्वर हो और मैं आपको ब्राउजर से एक्सेस करके देखूंगा। तो ये पूरा जो आर्किटेक्चर आप इधर देख लिए, ऊपर से नीचे तक सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर, ये इसी जगह में सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड कर देता है। अब सर्वर का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, एपाची बोल के एक सॉफ्टवेयर होता है जो नेटवर्क में एक पोर्ट ओपन करके रखता है। मैं ये सब कुछ सेंटेंस की तरह बता रहा हूँ, ज्यादा इन डेप्थ इसके अंदर मत जाइए क्योंकि ये नेटवर्क का थोड़ा बहुत रिलेटेड पार्ट है। हम लोग फोकस रखेंगे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग एंड उसके वल्नरेबिलिटी के ऊपर। तो मान लीजिए कि ये एपाची सॉफ्टवेयर जो है नेटवर्क में एक पोर्ट ओपन करके रखता है, लाइक 80 या फिर 1234। तो ब्राउजर से हम लोग जब भी उस सर्वर को एक्सेस करेंगे तो ब्राउजर के पास उसी पोर्ट के थ्रू वो इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। बट भेजने से पहले वो अगर चाहेंगे थोड़ा बहुत प्रोसेस करके भी भेज देते हैं ताकि वो डायनामिक हो। तो डायनामिक एंड स्टैटिक का जो कॉन्सेप्ट आता है कि HTML एंड XAMPP की जरूरत क्यों होता है, इसके पॉइंट के बारे में अभी बता देते हैं। ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, ये एक स्टैटिक मतलब HTML एक कोड है जिसको मैंने ब्राउजर में ओपन किया है इस जगह। तो आप ये देख पा रहे हैं। तो इंटरनेट में अगर मैं किसी जगह में ये सोर्स कोड गूगल सर्वर की तरह अपलोड कर देता हूँ एंड इस जगह में ये ऐसा आता है, ये क्या डायनामिक एप्लीकेशन होगा या स्टैटिक एप्लीकेशन होगा, मतलब इसमें के साथ क्या मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, मैं क्या रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कर सकता हूँ, या फिर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है स्टैटिक जो मैं विजिबल है, मैं देख सकता हूँ, इसके बाहर क्या कुछ इंटरेक्शन पॉसिबल है इनके साथ? नहीं। इसका मतलब इस प्रोग्राम को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक एप्लीकेशन, मतलब वो सिर्फ एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्वर में स्टोर्ड है जो हम लोगों के सिस्टम में भेजता है। डायनामिक एप्लीकेशन क्या होता है कि मल्टीपल यूजर जैसे स्ट्रक्चर में है, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल से, वो अलग अलग यूजर सेम सर्वर के साथ अगर इंटरेक्ट करते हैं तो वो इंटरेक्शन के थ्रू अलग अलग सबके लिए वो इंफॉर्मेशन सेटअप करने का ऑप्शन देता है। कि अगर मैं अपना फेसबुक में अपना प्रोफाइल नेम शिवाशीष घोष रखा हूं तो आप लोग अपने प्रोफाइल में अपना अपना नाम रखे हो। मैं अगर अपने फेसबुक प्रोफाइल में एक फोटो अपलोड किया हूँ अपने प्रोफाइल पिक्चर के लिए, आप भी अपने प्रोफाइल में अपने पसंदीदा फोटो अपलोड कर सकते हो। तो ये हो गया डायनामिक एप्लीकेशन, जहाँ पे फेसबुक एक डायनामिक एप्लीकेशन है जहाँ पे यूजर अपने अपने तरीके से उसको मतलब एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, इवन दूसरे यूजर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये डायनामिक एप्लीकेशन में आ जाता है। बट हम लोगों का ये जो स्टैटिक कोड है ये डायनामिक एप्लीकेशन नहीं है। तो क्या स्टैटिक कोड का कोई मायने नहीं है? हाँ, डेफिनेटली है। बहुत सारा लोगों का, इंक्लूडिंग मेरा भी, एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं अपना प्रोफाइल एंड प्रोग्रेस सब कुछ लिख के रखता हूँ। तो लाइक CV या फिर मेरा प्रोफाइल, करियर प्रोफाइल, या मैं किस तरीके का काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। यूजर आके उधर ना कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, तो वो सिर्फ वही जान पाता है जो स्टैटिक कोड में अपलोड करके रखता हूँ, जहाँ पे मेरा अप टू डेट इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाता है। तो ये एक सर्वर की तरह है, वो भी हम लोग मतलब स्टैटिक कोड भी अपलोड करके रख सकते हैं। तो स्टैटिक कोड में मतलब एक्चुअल में उतना ये एप्लीकेशन नहीं हुआ, एक सिर्फ डेकोरेशन हुआ या फिर डिजाइन हुआ जो यूजर आके एक बार देख सकते हैं, उसका एंड काम उधर ही खत्म। बट अगर हम लोग कुछ ऐसा इस कोड के साथ अगर मर्ज कर पाते हैं, लाइक bu input type text value validate placeholder
equal to comment and input type submit and name equal to कुछ नहीं चाहिए and value equal to send। चलिए मैं 2 लाइन इसके साथ ऐड कर लिया। अब इसको अगर सेव करता हूं तो इस जगह में लास्ट जो कोड था उसमें कुछ चेंज नहीं है। मैं रिफ्रेश करते ही हम लोगों को एक कमेंट बॉक्स एंड एक सेंड बटन मिल जाता है। ओह सॉरी, शायद सबमिट स्पेलिंग गलत था। सेव एंड रिफ्रेश। हाँ, तो इसमें मैं कमेंट लिख सकता हूँ एंड इसमें सेंड कर सकता हूँ। बट देखिए सेंड में कुछ काम नहीं होगा क्योंकि ये एक स्टैटिक कोड है एंड ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है और इसमें कुछ भी फंक्शनैलिटी नहीं है सर्वर साइड का। तो मैं अगर इसका पेज सोर्स देखूंगा फिर से, सॉरी ये नहीं, व्यू पेज सोर्स, तो इसमें देखिए ये 2 लाइन अभी ऐड हो चुका है जो हम लोग थोड़ी देर पहले इस नोटपैड में लिख के डेस्कटॉप में सेव किए थे, उसी से हम लोग ब्राउजर में चला रहे हैं। तो ये 2 लाइन अगर ऐड हो जाता है तो उसी का रेंडरिंग ब्राउजर इस तरीके से करता है। तो कमेंट पे कोई लिख के करता है। तो अगर ये फंक्शनैलिटी आ जाता है इस एप्लीकेशन में तब ये बन जाएगा डायनामिक एप्लीकेशन कि किसी को भी मैं कमेंट कर सकता हूँ कि इस ट्रेनिंग में फीडबैक की तरह एक कमेंटिंग सिस्टम भी हम लोग बना सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट में ये सर्वर एंड क्लाइंट जो स्ट्रक्चर हो गया उसी तरीके से ये डायनामिक होगा। बट हम लोग XAMPP जब इंस्टॉल करेंगे, इंटरनेट रहे या ना रहे, उसी सिस्टम में हम लोग ये डायनामिक एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे ये डेटा इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए सर्वर के साथ कर सकता है। तो मेरा डेटा क्या मेरा लैपटॉप छोड़ के इंटरनेट में जाता है अभी के लिए अगर हम लोग सर्वर साइड XAMPP इंस्टॉल करते हैं? तो नहीं, XAMPP फिलहाल ये सिर्फ अपने सिस्टम को ही ऐसे 2 स्ट्रक्चर में डिवाइड करता है। एक सिस्टम मतलब ब्राउजर से आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस करते हो आपके कंप्यूटर में जो सर्वर की सारे कोड उधर रख के हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं एंड उसका जो रिप्लाई आ जाता है हम लोगों के ब्राउजर में हम लोग उसको देख पाते हैं। तो ये हो गया XAMPP का मतलब काम कैसे करता है इसके बारे में हम लोग जान गए। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से XAMPP डाउनलोड करके मैंने इस जगह पे डाउनलोड हो चुका है लाइक XAMPP समथिंग वर्जन एंड इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर चुके थे इसलिए शायद उस टाइम पे हैंग हुआ था। तो XAMPP इंस्टॉल होते ही आपके पास एक MPP XAMPP ऐसा एक मतलब स्टार्ट मेनू में आइकन आ जाएगा जिसको क्लिक करते ही क्लिक करते ही एक ऐसा कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ है मतलब ऑप्शंस। अभी हम लोग किसी में भी फोकस नहीं करेंगे, फिलहाल डायरेक्टली फोकस करेंगे इस एपाची वाले पार्ट में जहाँ पे हम लोग स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को कुछ google.com के लिए जैसे हम लोग सर्वर में क्या लिखते हैं google.com, राइट, GOOGLE.com, तो हम लोगों को google.com के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। बट XAMPP स्टार्ट करते ही हम लोगों का भी एक पर्सनल सर्वर हो जाएगा जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ऑफलाइन हम लोगों के सिस्टम के अंदर। बट ब्राउजर में क्या लिखने पर वो कनेक्ट होता है, वही लाइन हो जाता है लोकल होस्ट। अभी देखिए लोकल होस्ट क्या हम लोगों के सिस्टम में ऑन रहा है या वो ऑफ दिखा रहा है, अनेबल टू कनेक्ट। इसका रीजन ये है कि हम लोग XAMPP तो ऑन कर लिए बट इसमें एपाची को अभी तक स्टार्ट नहीं किया। जब भी स्टार्ट में क्लिक करते हैं तो ये येलो होके ग्रीन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑन हो चुका है। या तो ये ऑन हो गया। अभी हम लोग सेम लोकल होस्ट जो लिखा हुआ था LOCALHOST एंटर करते ही ओ HTTPS कहाँ से आ गया पता नहीं,
नॉर्मल अगर करेंगे लोकल होस्ट तो हम लोग को कुछ इंडेक्स फोल्डर देखने को मिल रहा है। अभी तक हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो ये जानने के लिए हम लोग को XAMPP के कंट्रोल पैनल में जाना होगा। तो XAMPP के कंट्रोल पैनल में एक्सप्लोरर बोल के राइट साइड में एक आइकन है। उस आइकन को अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो वो कंप्यूटर में जहां पे XAMPP इंस्टॉल हुआ है, जैसे मेरा सी ड्राइव में XAMPP फोल्डर में हुआ है, उस फोल्डर को ओपन कर देता है। इसके अंदर htdocs देख पा रहे हो आप स्पेलिंग, HTDOCS, इसके अंदर जाएंगे तो ये हो गया हम लोगों का सर्वर फोल्डर जहां पे हम लोग कोई भी प्रोग्राम रख सकते हैं। तो मैं 2 पॉइंट के बारे में आप लोगों को चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर देता हूँ। ये कहाँ पे रख सकते हैं, एक हो गया हाँ, XAMPP कंट्रोल पैनल में जाके हम लोगों को सबसे पहले क्या रन करना होगा, Apache को फर्स्ट पॉइंट होगा, Apache को स्टार्ट करना होगा। एंड दूसरा पॉइंट होगा एक्सप्लोरर के अंदर जाके देखना होगा कि कौन सा फोल्डर में हम लोग सेव किए थे। एंड थर्ड लाइन जो होगा वो है htdocs। तो htdocs में जाके हम लोग मैं चैट में भेज दिया हूँ ये स्टेप्स, आप लोग चाहो तो टाइम मिले तो स्क्रीनशॉट या फिर उसको सेव करके रख दीजिए, इमीडिएट की जरूरत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये स्टेप हो गया, आपको फॉलो करना है। तो XAMPP के कंट्रोल पैनल स्टार्ट कर लिए, Apache एक्सप्लोरर में जाके हम लोगों का एक फोल्डर ओपन हुआ जिसके अंदर ये पाथ आप देख पा रहे हो htdocs, उसके अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये जो कोड थोड़ी देर पहले हम लोग डेस्कटॉप में रखे थे, लाइक ये वाला कोड, तो इसको अगर कॉपी करके मैं अगर XAMPP के htdocs के अंदर पेस्ट करता हूं तो ये इस जगह में आ गया 1.html। अब ब्राउजर में देखिए हम लोग क्या लिखे ऊपर, थोड़ी देर पहले पूरा पाथ था फाइल सी यूजर, पूरा पाथ डेस्कटॉप क्लास 1.html। ऐसे हम लोग कोई वेबसाइट एक्सेस नहीं करते फाइल कोलन करके, हम लोग डायरेक्टली something.com लिखते हैं, उसके अंदर देख पाते। तो इधर देखिए अभी तक 1.html आया है नहीं, बट हम लोग अभी इसको पेस्ट कर दिए htdocs के अंदर 1.html। इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो 1.html हम लोगों को इस जगह में देखने को मिल जाएगा। इसको अगर क्लिक करेंगे तो आप देखिए जैसे किसी वेबसाइट में something.com/something.html एंड php चलता है, उसी कॉन्सेप्ट में हम लोगों का सेम फाइल जैसे किए थे वही कोड इस जगह में दिख रहा है। एंड इसका अभी व्यू पेज सोर्स करेंगे तो सेम हम लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो इस सोर्स कोड में तो फिर मैं ये फाइल वाला पाथ टैब को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि इसका अभी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सीख चुके हैं कि XAMPP इंस्टॉल करने के बाद किस तरीके से कंट्रोल पैनल में Apache स्टार्ट करके एक्सप्लोरर में जाके उसको किसी पर्टिकुलर htdocs नाम का फोल्डर में स्टोर करेंगे हम लोगों का कोड। तो XAMPP अगर स्टार्ट है, लाइक ये जो ग्रीन कलर दिखा रहा है, तो इसका मतलब लोकल होस्ट करते ही हम लोगों को सारे फाइल दिख जाएंगे, एज वेल एज हम लोग उसको अगर उस फाइल को क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली उस प्रोग्राम रेंडर करके ब्राउजर हमको दिखाएगा। तो एक्चुअली सर्वर हम लोगों को ये सोर्स कोड जो लिखे है वही हम लोगों को भेज रहा है, बट ब्राउजर में हम लोग रेंडर्ड फॉर्म को ऐसे देख पा रहे हैं। तो ये हो गया HTML कैसे Apache के थ्रू हम लोगों के पास पहुंच सकता है, मतलब कोई भी कोड XAMPP टूल के थ्रू, XAMPP का जो A रिप्रेजेंट करता है Apache के थ्रू हम लोगों के पास अभी ब्राउजर में आ रहा है। तो मजेदार बात यह है, अगर आप लोग
किसी सेम राउटर के अंदर में हो, लाइक ये रहा जैसे राउटर, इस राउटर के अंदर में आप देखिए ये सिस्टम एंड ये मोबाइल है। तो ये अपाचे क्योंकि चल रहा है, तो आपका अगर आईपी एड्रेस इस ब्राउजर को देंगे तो लोकल नेटवर्क में हर कोई आपका सिस्टम में रन होने वाला एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम की फायरवॉल से उसको ब्लॉक या अनब्लॉक भी कर सकते हो, बट ये एक्चुअल पॉइंट नहीं है, जस्ट एक पॉइंट था, मैंने बता दिया, जो लोकल नेटवर्क में अपाचे कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है। बट हम लोगों का जो मेन गोल है कि ये हुआ HTML, अभी हम लोग कैसे डायनामिक एप्लीकेशन इसको बना सकते हैं। तो डायनामिक एप्लीकेशन का एक मैं अभी मतलब एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं PHP सिखाने के लिए और भी बेसिक तरीके से स्टार्ट करके मैं सबको दिखा दूंगा, बट फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे कि डायनामिक एप्लीकेशन कैसा दिखता है एंड ब्राउजर उसको प्रोसेस कैसे करता है। तो ये थोड़ा याद रखिए। अच्छा, मैं सबसे पहले ये XAMPP वाला विंडो को क्लोज कर देता हूँ, किसी को जरूरत नहीं होगा। तो फोकस करते हैं इस पॉइंट पे। तो आ, अगर इसको मिनिमाइज कर पाते तो, हाँ मिनिमाइज हुआ। अगर कोई आप लोग चैट में क्वेश्चन ड्रॉप कर दो तो मुझे इस बार थोड़ा पिंग कर दीजिएगा। मैं ये सब कुछ फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। विंडोज हुआ एंड सोर्स कोड की जगह पे ये हम लोग देख पा रहे हैं। फायरफॉक्स, अच्छा एक चीज बताइए, टेक्स्ट विजिबल है या नहीं है, मतलब जो, तो फिर मैं इस फॉन्ट पे अगर करता हूँ, आप लोग देख पा रहे हो? यस सर। ओके, तो फिलहाल हाँ 1.html ये जो कोड था ये हम लोगों का डेस्कटॉप वाला कोड है। अभी हम लोग ओपन करेंगे htdocs वाला कोड को। तो इसके लिए फाइल में जाके ओपन, जहाँ पे सी ड्राइव में हम लोगों का, अच्छा इधर से ना जाके हम लोग डायरेक्टली एटम को ऑन कर सकते हैं। क्लास वाले फोल्डर को क्लोज कर दिए, सिर्फ htdocs हम लोगों के पास ओपन है। तो htdocs का ये कोड को मैं ओपन विथ एटॉम, कहीं पे दिख नहीं रहा है, ड्रैग करके देखते हैं। हाँ ऑन हो गया। XAMPP htdocs, आप इधर से फाइल ओपन फाइल देन ये पाथ आके भी कर सकते थे, जस्ट शॉर्टकट मैंने ऐसे कर लिया। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस टाइटल को चेंज करूंगा, जहां पे H1 टैग के अंदर मैं लिखूंगा कि हेलो, इसको सेव कर दिया। एंड हम लोग इसको अगर सेंटर पॉइंट में रखना चाहते हैं एकदम नहीं, ठीक है छोड़ दीजिए, ये दो चीज रख दिए। तो ब्राउजर को अभी ऑन करके अगर रिफ्रेश करेंगे तो हेलो शिवाशिष घोष ये पूरा मेरा नाम दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग अगर इस चीज को डायनामिक एप्लीकेशन बनाना चाहेंगे तो फर्स्ट जो हम लोगों को करना होगा कि इस कोड को PHP में कन्वर्ट करना होगा। PHP में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं, जो 1.html था मैं उसको ही राइट क्लिक करके रीनेम कर रहा हूँ एंड इसका जो HTML वाला पार्ट है उसको .php कर रहा हूँ। या फिर आप लोग अगर ये ऑप्शन मतलब कंफ्यूजिंग लगता है तो आप सिंपल फाइल में जाके सेव एज, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सटेंशन ऑन नहीं होता है, हाइड रहता है, तो ये दिखेगा नहीं, आपको सिर्फ वन दिखेंगे। तो इसको सेव एज करके, मतलब सेम फाइल को मैं सेव एज करके सेम लोकेशन में नाम दे रहा हूँ इस जगह पे 1.php। बट ये चीज मैं कहाँ पे रखूंगा, मैं पब्लिकली ना रख के फिर से इसके अंदर एक
क्लास बोल के क्रिएट कर दिया। उस क्लास के अंदर 1.php को सेव कर दिया। तो आप देखिए इस क्लास के अंदर 1.php बोल के एक फाइल आ चुका है, जिसको मुझे अभी ओपन विथ मोर एप्स पता नहीं प्रॉपर्टीज में होगा या नहीं होगा। एटॉम का पाथ दिख नहीं रहा है, ठीक है जो भी है। तो 1.php एक फोल्डर में सेव कर लिया। कैसे किया आप देख सकते हो, इसका पाथ चेंज कैसे हुआ कि सेम HTML कोड को सेव एज करके मैं सेव एज करके htdocs जो मेरा पाथ था थोड़ी देर पहले एक्सप्लोरर के अंदर, उसी के अंदर मैं कहीं पर भी सेव कर दिया। तो मैंने अभी क्लास बोल के इस फोल्डर के अंदर सेव कर चुका हूँ। अभी ब्राउजर में जाके अगर हम लोग इस चीज को चेंज करना चाहेंगे, अच्छा मुझे एक चीज चेंज करना होगा। लोकल होस्ट के अंदर क्लास फोल्डर के अंदर 1.php को ओपन किया एंड इसका सोर्स कोड अगर देखेंगे व्यू पेज सोर्स सेम कोड है। लेफ्ट एंड राइट पे मैंने दोनों पे रख दिया हूँ, कुछ भी चेंज नहीं है, सिंगल डॉट भी चेंज इसमें नहीं हुआ है, पूरा एज इट इज इसके पास पहुंच चुका है एंड ब्राउजर उसको एज इट इज रिफ्रेश कर रहा है, मतलब रेंडर कर रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का PHP का कोड जो हम लोगों के सिस्टम में सर्वर में थ्रू होके इधर आ रहा है। अभी टेस्ट करना है कि क्या ये सोर्स कोड ऐसे जैसे रिफ्रेश हो रहा है मेरे सिस्टम में, ये बिना जैम्प से चलता। तो ये टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैम्प ओपन करके एपाची को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। एपाची का ग्रीन लाइट वो जो डिजाइन था वो बंद हो गया एंड ये स्टार्ट दिखा रहा है, मतलब स्टॉप हो चुका है। तो मैं इधर आके अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी उस पेज को जो हम लोग राइट साइड में ये पेज सोर्स कोड है वो नहीं दिखा रहा है। जैसे इंटरनेट चले जाने पर या सर्वर साइड कुछ इशू होने पर हम लोग पेज देख पाते हैं, अनेबल टू कनेक्ट या समथिंग, ये सेम तरीके से हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेस्कटॉप में जैसे हम लोग फाइल को डबल क्लिक करके ओपन किए थे ब्राउजर में, ये उस कॉन्सेप्ट से नहीं चल रहा है। हम लोगों के सिस्टम में एग्जाम बोल के टूल चल रहा है, जिसके दौरान उसी टूल का थ्रू या उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोगों के सिस्टम में एक एपाची रन होता है एंड उस एपाची इस लोकल होस्ट में एक सर्वर रन करवाता है। लोकल होस्ट कुछ भी नहीं है, आपके सिस्टम के अंदर एक सर्वर का नाम है जो बाय डिफॉल्ट 127.0.0.1 पर भी चलता है, मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में। तो ये लोकल होस्ट में ऐसे चलता है। तो इसको अगर मैं फिर से एंटर करता हूँ तो ये एरर देगा क्योंकि जैम्प नहीं चल रहा है या फिर एपाची नहीं चल रहा है। मैं अभी एपाची को रन करता हूँ, ये लोड नहीं होगा। स्टार्ट, ये ग्रीन होने तक वेट, फिर मैं इसको मिनिमाइज कर दिया हूँ एंड फिर से अगर इसको इंटर करता हूँ तो आई थिंक HTTPS गलती से आ चुका है, एंटर। तो ये हम लोगों का कोड चल रहा है। तो ये कोड अभी फोल्डर में इस पाथ में है, XAMPP htdocs क्लास के अंदर। अब इसको डायनेमिक बनाते हैं। अभी तक अगर कुछ भी सवाल है तो मैं एक बार सुन लेना चाहूंगा, अगर कुछ नहीं है तो प्रोसीड करते हैं। एनीवन, एनी डाउट? वॉइस क्लीन जा रहा था या बीच में कहीं पर ब्रेक हुआ या फिर आप लोग सो गए, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना? नहीं सर, वॉइस क्लियर था पूरा।
ओके, थैंक यू। तो फिर अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, अगर कुछ भी सवाल नहीं है तो। नो सर, नो डाउट, थैंक यू। तो डायनामिक के लिए मैं इस नाम को डायनामिक करते, ये कुछ खास एप्लीकेशन नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग फेसबुक की तरह विलियनरी बन जाएंगे कोई एप्लीकेशन बना के। अभी देखेंगे कि बेसिक किस तरीके से हम लोग डायनामिक बना सकते हैं एक एप्लीकेशन को, सिर्फ वही देखेंगे। कुछ क्रिएटिव आइडिया नहीं है। मैं चाहता हूँ ये नाम वाला पार्ट ना डायनामिक हो जाए। कोई भी यूजर अगर इसके अंदर कुछ भी लिख के सबमिट करता है तो उसी का नाम इस जगह में शो होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इनपुट बॉक्स का जो कुछ भी डेटा है मैं उसको इस जगह के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये इनपुट जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं राइट साइड में, क्या ये कुछ भी काम करता है इस जगह में? लाइक सेव करता हूँ तो कुछ भी चेंज हो रहा है इधर? नहीं। रिफ्रेश करते हैं, सॉरी, रिफ्रेश करने पर ये सिर्फ ये जैसे मैंने दो गैप दिया है इस जगह में वो गैप आ चुका है। तो ये इधर अगर कुछ भी मैं टाइप करता हूँ लाइक हेलो SVIST, अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो मैं अगर सेंड करूंगा तो ये सेंड हो रहा है क्या डेटा सर्वर के पास? मतलब ब्राउजर से सेंड का मतलब ये है कि ब्राउजर से इस सर्वर के पास जाने का बात मैं कर रहा हूँ। मतलब इधर से क्या इसके पास पहुंच रहा है, ये सर नो? तो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे कुछ भी लिख के सेंड तो नहीं जा रहा है। एज वेल एज जैम्प के कॉन्सेप्ट में भी क्या वो ब्राउजर से इस अपाची सर्वर के पास आ रहा है क्या? तो सेम टेक्निक में नो। तो मैं ब्राउजर को इधर ड्रॉ कर देता हूँ एंड इधर भी मान लेते हैं एक ब्राउजर था एंड मल्टीपल एप्स के अंदर ये भी एक ब्राउजर की तरह है फोन के अंदर। सॉरी। तो ब्राउजर से सर्वर के पास भेजना होगा डेटा। अभी तक हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो हुआ नहीं, सेंड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को एक छोटा छोटा सा चेंज करना होगा प्रोग्राम में या फिर इस HTML कोड में। सॉरी। इस इनपुट टैग को फॉर्म बोल के एक्शन ब्लैंक मेथड पोस्ट एंड फॉर्म टैग को क्लोज करते कौन से जगह पर, जहां पर ये दोनों इनपुट बॉक्स ऐसे थे। अभी क्या हुआ कि मैं इस कोड को सेव कर देता हूँ। इधर SVIST सेंड नहीं हो रहा है अभी तक। मैं इसको, क्योंकि लास्ट वर्ड में कोई फॉर्म टैग नहीं था। बाप रे। मैं रिफ्रेश करते ही अभी क्या होगा, इनके पास ये फॉर्म टैग वाला कोड आ गया। अभी इसको अगर SVIST लिख के सेंड करेंगे, ये डेटा सेंड हो गया। अब देखिए ब्राउजर एक बार रिफ्रेश हुआ, ABC इस जगह में देखिएगा। इसका मतलब ये डेटा सेंड हो रहा है। तो डेटा सेंड के लिए इनपुट टैग के आगे पीछे फॉर्म भी चाहिए। एक सेकेंड। ओके। तो ये से, सेंड हो रहा है। अब इस सेंड डेटा को जब तक मैं सर्वर से एक्सेप्ट करके इस नाम के साथ रिप्लेस नहीं कर देता हूँ, तब तक इसमें मैं कुछ भी लिखूं ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ सेंड हो रहा है, कोई इसको रिसीव नहीं कर रहा है। तो रिसीव करने के लिए क्या करना होगा, इस जगह पे मैं PHP का एक कोड लिख रहा हूँ।
PHP का कोड लिखने के लिए क्या करना होगा, ये ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क सॉरी लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, ये होता है PHP का टैगिंग। आप कहीं पर भी कोड लिखो PHP का, ये इस टैग को मेंटेन करना होगा। जैसे HTML में बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, सेम टेक्निक में PHP के लिए ये अगर करोगे तो वो PHP का प्रोग्राम के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, अगर इसमें आप नहीं लिखोगे तो ट्रीट नहीं होगा। तो हम लोग प्रिंटिंग का जो कोड है वो एक्चुअल में इको बोला जाता है, ECHO। उस जगह में हम लोग $_ पोस्ट, कुछ भी इंफॉर्मेशन पोस्ट होता है इधर से, वो इस जगह में दिखा के मतलब कैच करता है पोस्ट वेरिएबल के थ्रू। तो ये सब कुछ हम लोग डिटेल में सीखेंगे, अभी सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं। ओके, सो अभी क्या हुआ कि ये वाला सेक्शन सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि इधर से पोस्ट मेथड से कुछ इंफॉर्मेशन जा रहा है, एंड हम लोग उस इंफॉर्मेशन को इस शिवाशीष घोष नाम के स्टैटिक नाम की जगह पे डायनामिक करेंगे। तो इस पोस्ट के लिए कुछ नाम चाहिए, क्योंकि सर्वर में हम लोग बहुत कुछ डेटा भेज सकते हैं, वो ही नाम हम लोग अभी इस जगह में देंगे इनपुट टैग में, नेम इक्वल टू यूजर बोल के कुछ दे दिए। ये चीज हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो उसी यूजर को पकड़ेगा PHP, पोस्ट मेथड में यूजर बोल के अगर कुछ भी आता है उसको इको कर दो। तो इसको सबसे पहले मैं सेव करता हूँ, फिर मैं इस जगह में अगर SVIST लिख के सेंड करता हूँ तो कुछ एरर दे रहा है। अब इस एरर का मतलब क्या है, ये यूजर को ये जो इस जगह में हम लोग भेजे इसको ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये फॉर्म प्रॉपर डेटा भेज रहा है या नहीं भेज रहा है हम लोग अभी देख नहीं पा रहे। तो इसके लिए फर्स्ट एक डिबग कर लेते हैं, प्रिंट R मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। सेव, नल आ रहा है, इसका मतलब हुआ यूजर आ रहा है अभी। तो यूजर के फील्ड में अगर हम लोग SVIST लिखे सेंड करेंगे तो आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस जगह में जो कोड थोड़ी देर पहले था, इको $_ थर्ड ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देंगे यूजर जहां जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा इस जगह में उसी को लिख दो। तो बाय डिफॉल्ट ये इस जगह पे एरर देगा, क्यों देगा मैं अभी आपको बताता हूँ, बट SVIST देके अगर सेंड करेंगे हेलो SVIST, अगर मैं शिवाशीष करता हूँ इस जगह में तो ये हो गया हेलो शिवाशीष। अभी तक कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लेते हैं, फिर मैं इसके इन डेप्थ पूरे सब कुछ बताऊंगा। तो चैट बॉक्स में या फिर वर्बली कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए एक बार। PHP इतना इजी है या मतलब आप लोग आइदर सब कुछ समझ रहे हो या कुछ भी नहीं, सवाल तो होना चाहिए। ओके, अगर कोई कुछ सवाल नहीं कर रहे तो मैं अभी इस जगह में एक्सप्लेन करता हूँ कि फर्स्ट जब हम लोग इस पेज को ओपन करेंगे ना, लाइक दिस,
1.php को क्लिक करते हैं तो इधर अनडिफाइंड इंडेक्स यूजर। इसका रीजन ये है कि इस जगह में यूजर अभी तक कि कोई किसी ने तो कुछ सेंड नहीं किया है, तो इसके अंदर कुछ भी है नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों को अगर ये एग्जिस्ट होता है तभी हम लोग प्रिंट करेंगे, वरना नहीं। तो एक सिंपल सा लाइन लिख देना होगा इस जगह में, लाइक दिस कि इफ इज सेट, ये सब कुछ ज्यादा कंसंट्रेट की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये डिटेल में दिखाऊंगा सब कुछ। फिलहाल बेसिक किस तरीके से काम हो रहा है, सर्वर क्लाइंट कैसे काम करता है, वही सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इस जगह में इको शिवाशीष घोष सेमीकोलन हम लोग कोई कुछ लाइन लिख दिया पीएचपी का टैग के अंदर, ठीक है। इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, शिवाशीष घोष। कोई आके अगर अपना नाम लिखता है लाइक हाँ साइबर, तो हेलो साइबर हो गया। अब मजेदार बात यह है कि इसका सोर्स कोड क्लाइंट साइड में कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो सिंपल तरीके से जब फर्स्ट टाइम इस कोड को ओपन किए हेलो शिवाशीष घोष, तो इसका सोर्स क्या है, व्यू पेज सोर्स। इसमें कुछ भी पीएचपी का कोड आप लोग देख पा रहे हो क्या? ये कोड का सेम है। अभी तक हम लोग जो जैसे देख पा रहे थे सब कुछ सेम था। अभी क्या सब कुछ सेम है या अलग है? PHP का तो कुछ भी नहीं है डेफिनेटली इसमें। एग्जैक्टली तो इसका रीजन ये है कि पीएचपी का जो कोड था वो सर्वर साइड में ही रेंडर हो गया एंड उसका सिर्फ आउटपुट जो रिमेन रहता है वो एज ए HTML CSS जावास्क्रिप्ट की कॉम्बिनेशन या टेक्स्ट फॉर्म में हम लोगों के सिस्टम में आता है। तो जैसे हम लोग 1.html का कोड देखे थे वैसा ही इस जगह में हेलो शिवाशीष घोष सेम तरीके से रह चुका है। अगर हम लोग सेम टेक्निक से इस जगह में SVIST करके सेंड करते हैं तो हेलो SVIST आया, बट इसका पेज सोर्स क्या होगा, व्यू पेज सोर्स। देखिए हेलो SVIST, इसका मतलब है ये कोड डायनामिकली चेंज हो रहा है बट इसके अंदर कुछ भी पीएचपी का डायनामिक कोड हम लोगों के सिस्टम में या ब्राउजर में नहीं आ रहा है। तो फेसबुक अगर पीएचपी से बना है तो उसके अंदर बहुत कुछ प्रोसेसिंग होता है, बट हम लोग सिर्फ उसका रिमेनिंग रेंडर करने के लिए जो फेसबुक भेजता है हम लोगों के क्लाइंट सिस्टम में, हम लोग सिर्फ उतना ही पार्ट देख पाते हैं। उसके आगे पीछे का कुछ भी सर्वर साइड एग्जीक्यूशन वाला पार्ट देख नहीं पाते। तो ये हो गया कैसे सर्वर एंड क्लाइंट में काम होता है। तो इसी जगह में जो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सर्वर का कुछ भी हम लोगों के ब्राउजर में नहीं आता है, वो जो भेजता है क्लाइंट साइड वही हम लोगों को मिलता है। एपाची भी सेम कॉन्सेप्ट में हम लोगों को रेंडर वाला वर्जन ही भेज रहा है, ना कि पूरा प्रोसेसिंग वाला कोड। तो इस जगह में अगर हम लोग इस पूरे कोड को देख पा रहे हैं तो लाइक फर्स्ट टाइम जब इस पेज को विजिट किया उस टाइम पोस्ट यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब कुछ भी यूजर मतलब किसी ने भी सबमिट बटन पे क्लिक नहीं किया तो ये यूजर वाला वेरिएबल सबमिट नहीं हुआ, तो इस पेज को कुछ भी मिला नहीं रिगार्डिंग दिस। तो उन्होंने कुछ भी उस नाम से प्रिंट नहीं किया, वो बाय डिफॉल्ट शिवाशीष घोष प्रिंट कर दिया। किसी ने अगर इसके अंदर कुछ भी QWERTY क्वर्टी कीबोर्ड जैसे होता है उस वही किसी ने सेंड कर दिया तो हेल्प क्वर्टी बोल के कुछ आया, तो इसका मतलब है ये सबमिट होते ही ये पेज ये वाला इफ एनेबल हुआ एंड इस वाला वैल्यू एग्जिस्ट करता है, उसी वैल्यू को इस जगह में हम लोग देख पाते हैं। तो ये हो गया आपका एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक टेक्निक जिसके दौरान हम लोग डायनामिक कोड को देख सकते हैं। तो डायनामिक कोड में और भी बहुत कुछ है, बट मजेदार पार्ट के लिए हम लोग एक वल्नरेबल
के वल्नरेबिलिटी के बारे में इसी कोड के बेसिस में एक डिस्कशन कर लेंगे अभी। तो अगर आप लोग समझ पा रहे हो कि ये कोड कैसे काम हो रहा है एंड कुछ भी डाउट अगर नहीं है, तो इसका रेंडर्ड कोड हमेशा इसका जो आउटपुट होता है वही हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम लोगों को पीएचपी का कोड नहीं हम लोग देख पाते। इतनी दूर तक कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो, वरना इसके आगे हम लोग अब धीरे धीरे वल्नरेबिलिटी के बारे में देखना शुरू करेंगे। एंड इन डेप्थ पीएचपी अभी भी बाकी है, जहां पे हम लोग देखेंगे गेट पोस्ट सेशन कुकी एंड माइस्क्वेल का 4 कमांड। ये 8 चीज अगर हम लोग कल देख लेंगे तो ये हम लोगों के लिए वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड सिक्योरिटी के लिए हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो ये पीएचपी का इंटायर सिस्टम है जिसमें हम लोग और भी थोड़ा बहुत पीएचपी के बारे में देखेंगे। बट फिलहाल ये रेंडरिंग कॉन्सेप्ट सर्वर साइड का कोड क्लाइंट पे नहीं आता, ये सब कुछ क्लीन है ना सबका, मतलब 26 स्टूडेंट किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है, राइट? ओके, रिस्पॉन्स शांति का हर बार कर दे, मतलब आप कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपका आपने वाला कर दिया, बाकी सबका डाउट क्लियर है, वो लोग शायद सुन भी नहीं रहे होंगे। किससे पूछे अभी फिलहाल? अच्छा, उत्पल, उत्पल यस सर। माइती। यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो आपको पीएचपी के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं है ना? नहीं सर, समझ में आया थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एंड कैसे इंस्टॉल करके रन करना होता है उसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं रहा आपको? मतलब आप जानते हो कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे हेलो वर्ल्ड पीएचपी सबसे पहले रन करना है, ये आप देख चुके हो, राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं। चलिए तो फिर म्यूट कर अब कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग डेफिनेटली पीएचपी के बारे में आगे और भी बहुत कुछ इन डेप्थ सीखेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद वाले क्लास में हम लोग जो सीखेंगे वल्नरेबिलिटी के बारे में, उसका अगर कुछ डेमो अभी देख सकते हैं तो हम लोग देख लेंगे। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये एक बार जान लेते हैं। बेसिकली किसी भी प्रोग्राम में, सिंपल और भी इजी कर देते हैं, आपने एक बिल्डिंग बनाया हो या एक छोटा सा घर बनाया हो किसी ओपन स्पेस ग्राउंड के पास, अब उस जगह में कोई भी आ जा सकता है, मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो घर तो सिक्योर है, घर के दरवाजा लॉक रहता है, विंडोज लॉक रहता है, सब कुछ। तो हम लोग अगर सोचेंगे कि इस जगह में गाय बकरी के सिवा अगर कोई बच्चे खेलने भी आता है तो वो ये दरवाजा एंड ये सब कुछ तोड़ के अंदर नहीं आ सकता। बट किसी दिन एक चोर आया, देखा कि विंडो, डोर तो लॉक है बट विंडो में कोई मेटल प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे हम लोग ग्रिल की तरह रखते हैं वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शीशा का एक विंडो है और कुछ भी नहीं है। तो बंदे ने एक पत्थर से शीशा को तोड़ा, उसके अंदर गया घर के अंदर, फिर सब कुछ जो जो इम्पोर्टेंट था चोरी करके निकल गया। तो इसका मतलब हो गया उस घर में वो विंडो वल्नरेबल था, जिसके दौरान एक चोर आके चोरी करके गया। एंड वो पत्थर था एक एक्सप्लॉइट, जिस कोड से उन्होंने मतलब जिस चीज से उन्होंने उस वल्नरेबिलिटी को तोड़ा। तो वल्नरेबल मतलब एक वीक सिस्टम, एंड पत्थर जो हो गया उसका एक एक्सप्लॉइट जो उस वल्नरेबिलिटी को तोड़ने में काम आया। एंड उन्होंने खुद अंदर जाके क्या क्या किया, या फिर रस्सी से लिया या किसी डंडे से, कोई मोबाइल बेड के पास था खींच के ले लिया, ये सब हो गया उसका पोस्ट एक्शन में। वो हो गया एक पेलोड, जो वो उसके अंदर क्या करना चाहता है। तो सिंपल तरीके से वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट एंड पेलोड, ये 3 टर्मिनोलॉजी आपको साइबर सिक्योरिटी में टेक्निकल इन डेप्थ में जाएंगे तो ये हमेशा आपको यूज करना होगा। तो इस प्रोग्राम में ये एक घर बना रहे हैं हम लोग, ये पूरा कोड इस घर का है, और इसमें विंडो है, ये कमेंट बॉक्स एंड ये सेंड बटन। विंडो का मतलब होता है जहां से यूजर कुछ इंटरेक्शन कर सकता है सर्वर के साथ। अगर स्टैटिक कोड होता है तो हैकर क्या हैक करेगा, क्योंकि स्टैटिक कोड के साथ इंटरेक्टिविटी हम लोगों का नहीं रहता है। बट डायनेमिक कोड में इस जगह में यूजर इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो सेम एज एक हैकर भी इसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है।
तो मैं अगर चाहता हूँ इंटरेक्ट करने के लिए, तो मुझे चाहिए कि मैं अपना नाम को ना रेड में ना दिखा के ब्लू कलर में दिखाना चाहता हूँ। क्यों? अब ध्यान से देखिए, इस टैग में ना कहीं पर भी मेरा रेड कलर का पूरा मार्क किया हुआ है। क्या हम लोग कभी भी चाह के इस कलर को चेंज कर सकते? एकदम नहीं, क्योंकि हम लोगों का प्लेग्राउंड सिर्फ इतना छोटा सा हिस्से में है। तो हम लोग इसके अंदर ऐसा कुछ करना होगा ताकि हम लोग इसको ब्लू कलर कर सके। तो मैं इसके अंदर कुछ भी कोशिश करूँ, हाय, हेलो, ये हमेशा सिर्फ इस जगह में चेंज करता रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सोर्स कोड देखेंगे। सोर्स कोड में जाके ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हम लोग कुछ भी अगर देते हैं तो इस वाले हिस्से में चेंज होता है। तो क्या हम लोग ये HTML के टैग भी ये तो इसके अंदर जाएगा? तो टैग प्रोवाइड का मतलब होता है कि मेरा, अगर हम लोग ये क्लोजिंग टैग आगे भेज देंगे तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। तो मैं क्या किया, ये क्लोजिंग टैग इस जगह में सबसे पहले सेंड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, सेंड। तो मेरा नाम कहाँ पे आया? छोटा करके नीचे, एंड हेलो रेड कलर में टॉप में है। अगर इसका सोर्स कोड देखने की कोशिश करेंगे, व्यू पेज सोर्स, तो आप देखिए H1 टैग स्टार्ट हुआ, स्टाइल रेड कलर एंड हेलो तक तो ठीक है, बट H1 टैग उसका क्लोज हो गया इधर ही। उसके बाद मेरा नाम दिखाया, इधर एक डोरमेंट या फिर डमी H1 टैग छूट चुका है जो किसी काम का नहीं है। तो ब्राउजर ने इसको रेंडर किया ही नहीं, ब्राउजर ने इसको रेंडर नहीं किया, मतलब ये कुछ काम का नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये मेरा कोड हो गया, मेरा नाम को उस वाले H1 टैग से हटा दिया। अब हम लोग इसके साथ और क्या कर सकते हैं? चलिए, तो हम लोगों का लास्ट पेलोड क्या डाले थे? ये डाले थे या फिर एक्सप्लॉइट? अभी एक्सप्लॉइट डाल रहे हैं, जो इसको हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग चाहेंगे कि इसको इतना दूर तक नहीं, हम लोग इसका कलर भी चेंज करेंगे ताकि बाद में और भी हम लोग, तो इसका मतलब ये जो कोड है, मैं ये पूरा कोड को फिलहाल शॉर्टकट के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट। अच्छा, सबसे पहले आपके पास एक लिस्ट होगा तो देखने में सुविधा होगा, Ctrl+N, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉपी पेस्ट। स्टेप 1 हम लोग अपना नाम दे सकते हैं, ये हम लोगों को पता चल चुका है। स्टेप 2 हम लोग इस तरीके से भी नाम दे सकते हैं, टैग क्लोजिंग करके। स्टेप 3 हम लोग अपना टैग शुरू भी कर सकते हैं। तो शुरू करने पर हम लोग अगर इसके अंदर ब्लू कर देंगे, फिर सेंड करेंगे, सॉरी ग्रीन कर दिया, ओके। तो ठीक है सर, ठीक है, ग्रीन भी चलेगा। तो नहीं, ब्लू ही कर देते हैं कलर देखने में। चेंजটা কিভাবে হবে? अच्छा, किचु बोल, कोई कुछ बोला अभी? सर कलर चेंज जो हुआ ना रेड से ग्रीन हो गया वो कैसे हुआ? हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं इस कोड को सबमिट कर रहा हूँ, तो हाँ ये ब्लू हो रहा है। तो अब इसका सोर्स कोड अगर देखेंगे, व्यू पेज सोर्स, तो आप देखिए इस कोड में क्या क्या चेंज हुआ। कंट्रोल माइनस, हाँ। तो सबसे पहले H1 टैग, फिर हेलो, फिर H1 टैग क्लोज। तो इसका मतलब इधर से इधर क्या हो गया, रेड। H1 टैग स्टार्ट, इसमें ब्लू कलर का टिक, फिर नाम, उसके बाद H1 टैग क्लोज। तो ये दो अलग अलग HTML कोड, तो आप लोग समझ पा रहे हो ना, इसमें तो कुछ खास HTML कोड में कुछ चेंज नहीं हुआ। तो आप कलर क्यों अलग अलग हुआ ये आप देख पा रहे हो, मतलब H1 स्टैक इधर स्टार्ट इधर एंड हुआ, ये रेड वाला,
एंड इधर H1 टैग स्टार्ट था एंड इधर आके एंड हुआ ये ब्लू वाला। तो ये HTML कोड सिंपल है, बट हम लोग क्या ऐसा दिए कि नॉर्मल नाम देने पर उस उधर नाम दिखाता है, बट मैं किसी को बोलूंगा कि ब्लू टैग दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा क्या डाल दिया कि ब्लू हो गया नाम। तो इसमें यही हो गया आपका, इस वल्नरेबल पॉइंट में हम आपने ऐसा कुछ चेंजेस किए हो जो उस हैकर को या फिर यूजर को चेंज करने का HTML कोड चांस दे रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, यूजर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखता है वो पोस्ट होता है सर्वर के पास। सर्वर सिर्फ चेक करता है यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ सेंड किया, यस और नो। अगर यस होता है तो आप उस यूजर का डेटा को HTML कोड के साथ मर्ज कर दो। अगर नो होता है तो आप शिवाशीष घोष लिख दीजिए। तो यूजर ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, एंटर करते हैं तो शिवाशीष घोष प्रिंट हो गया। अभी मैं इस जगह में आके कुछ भी अपना नाम पोस्ट करता हूँ, लाइक शिवाशीष घोष SG शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, सेंड करता हूँ, तो SG आ रहा है। तो इसका हैकर पर्सपेक्टिव में मुझे डाउट हुआ कि ये इधर में जो लिख रहा हूँ डायरेक्टली अगर रिफ्लेक्ट करता है तो क्या ये प्रोग्राम HTML कोड को भी क्या एक्सेप्ट करता है। तो मैं सबसे पहले क्या किया कि मेरा सेकंड जो अटेम्प्ट था, मैंने H1 टैग को क्लोज करने की कोशिश किया। तो H1 टैग क्लोज करने का मतलब क्या होगा, इस पूरे लाइन में अगर मैंने H1 टैग क्लोज करता हूं तो इसका मतलब हेलो का जो H1 स्टार्ट होके इधर आके एंड होने वाला था वो इसी पॉइंट में एंड हो जाएगा हेलो के कॉमा के बाद। तो मैं सबसे पहले H1 टैग को क्लोज किया तो डेफिनेटली हेलो इधर ही एंड हो गया। मैंने उसके बाद क्या उसके बाद अगर कुछ H1 टैग फिर से शुरू करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली एक नया टैग ओपन इसी जगह में करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उसके बाद स्टाइल इक्वल टू कलर कोलन हैश 00F फिर टैग क्लोज, मतलब ये पूरा लाइन लिख दिया। उसके बाद अगर मैं अपना नाम लिखता हूं तो इस पूरे लाइन में हम लोग क्या लिखें कि इस जगह मैंने पेस्ट कर रहा हूँ, ये PHP कोड तो इसको रिप्लेस कर रहा था ना, तो मैं इसको कॉपी एंड इस जगह में आके ऐसे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ चेंज अगर कोड में होता है तो क्या होगा, इम्पैक्ट क्या आएगा, सेंड ये ब्लू कलर हो गया। तो इसका मतलब है कि हम लोगों का जो सोर्स कोड में चेंज हुआ, सोर्स कोड में व्यू पेज सोर्स, सिर्फ एक लाइन चेंज हुआ। अब देख सकते हो ये एक लाइन क्या है, जो हम लोग लिख के पोस्ट किए थे वही लाइन चेंज हुआ, बट इसका इंटरप्रिटेशन सर्वर अगर सिक्योर सेंस से अगर नहीं देखता है तो ब्राउजर उसको सिंपल रेंडरिंग करेंगे कि इस लाइन का इम्पैक्ट क्या होता है कि H1 टैग स्टार्ट जहां से हो रहा था हेलो के बाद खत्म हो रहा है, यूजर ने ऐसा ही कुछ लिख दिया, एंड जहां से H1 स्टाइल टैग फिर से स्टार्ट होके उनका नाम आ रहा है, बाद में आके जो प्रीवियस वाला टैग सर्वर साइड से था उसको मैच कर रहा है। मतलब इस तरीके से हम लोग अगर एक ब्रैकेट इधर से स्टार्ट इधर एंड था, बीच में हम लोग किस तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो सिंपल तरीके से आप देख लीजिए, मैं इधर दिखा रहा हूँ। तो ये सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड ये सेकेंड ब्रैकेट एंड है। तो अगर मैं गलती से एक सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट करके रख देता हूं तो ये एरर अगर मान लेते हैं अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर एक क्लोज करेंगे, बीच में कुछ लिखेंगे, फिर से एक स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, मतलब ये फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला तो सर्वर के पास था, बट ये जो इंटरनल हिस्सा है ये मेरा इंजेक्टेबल कोड है, जिसके कारण ये कोड एरर तो नहीं थ्रो करेगा बट कुछ नया काम करने लगेगा। तो सेम टेक्निक में इधर अगर ये पूरा जो सिलेक्टेड सेंटेंस है जो मैं अभी सिलेक्ट करके रखा हूँ, इधर मगर मैं सिर्फ शिवाशीष घोष या हाय हेलो SVIST लिखता तो ये रेड कलर में SVIST होता। जब भी मैंने H1 टैग से क्लोज कर दिया तो इधर से स्टार्ट होके इधर क्लोज हो गया, तो ये हेलो प्रीवियस टैग एंड ये वाला नया टैग, नया कलर, नया फीचर, नया स्टाइल से मैं नया कुछ इधर से कंप्लीट कर रहा हूँ इस टैग को।
तो ये हो गया, आपने इसको बाईपास करके आपने नया कुछ कर लिया। इस चीज को फिलहाल और भी इन डेप्थ हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो अभी ये बेसिक बाईपासिंग टेक्निक हुआ। अब सिर्फ मैं सवाल सुनूंगा, 12:55 हो चुका है एंड नेक्स्ट डे पे मतलब कल हम लोग डिटेल में PHP का किस तरीके से हम लोग डिजाइनिंग में काम कर सकते हैं या डेवलपमेंट में, एंड उसमें हर एक पॉइंट में कैसे कैसे वल्नरेबिलिटी का चांसेस है डिस्कस करते करते प्रोसीड करेंगे लास्ट तक। तो अभी आप मैं सवाल, हाँ হ্যালোটা কি চেঞ্জ করে যাবে? एक बार बोलो। হ্যালো যেটা আছে হ্যালোটা ওটা চেঞ্জ করা যাবে? ওটার কালার চেঞ্জ করা যাবে? um, हाँ डेफिनेटली जावे, স্যার সেটা কি बट आज के क्लास में ये सही नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि हम लोगों को जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज करना होगा, एंड या फिर हम लोग उसको चाहेंगे तो हम लोग पूरा ही नीट एंड क्लीन करके कर सकते हैं, मतलब आगे का पूरा कोड को चेंज करके। तो जावास्क्रिप्ट में आप लिख के पूरे पेज को चेंज करके आप फेसबुक में रिडायरेक्ट कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है। ওকে স্যার। आपको HTML में एक लाइन एक्सेस मिल गया, मतलब पूरा पेज आपके कंट्रोल में है। आप अगर चाहोगे ना, इसके अंदर पूरा एंटायर गूगल भी ओपन कर सकते हो। लाइक मैं अभी आपको कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए, डोंट नो कितना अच्छा काम करेगा। आपका सवाल है इसलिए आई फ्रेम SRC, ওকে স্যার। हाँ google.com, एंड इसके आगे हम लोग करेंगे H1 टैग क्लोज, एंड इसके लास्ट में जाके करेंगे एक H1 टैग ओपन, जहाँ पे लिखेंगे हैक लिखेंगे। तो चलिए कॉपी करके सेंड करते हैं। ऑब्जेक्ट गूगल नॉट अलाउ नहीं करता। फाउंड, हाँ सर गूगल अलाउ नहीं करता है ऐसा करने के लिए। अच्छा, चलिए एक बार कोशिश कर लेते हैं। बिंग अलाउ करता है सर, बिंग कर सकते हैं। फायरफॉक्स कैन ओपन दिस पेज, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल ये नहीं करता तो ठीक है, गूगल छोड़िए, हम लोगों के पास उससे भी एक अच्छा वेबसाइट है, सर बिंग हम लोग कर सकते हैं सर। svist.org, ये नहीं कर सकते? হ্যাঁ স্যার ये होगा। ये होगा ना, HTTPS करके एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये शायद HTTP है। হ্যাঁ স্যার ये HTTP है। ओपन हुआ? हाँ सर ओपन हो गया। चलिए ये बहुत हेवी साइट है, इससे मैं लाइट वेटेड कुछ ढूंढता हूँ। हेवी साइट मतलब अभी इधर ओपन होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग SVIST के जगह में fb.com ट्राई करके देखते हैं। fb.com ये लोग नहीं मतलब करने देते हैं ज्यादातर प्रोटेक्शन के लिए। हाँ बिंग आपने बोला तो एक बार बिंग ट्राई कर लेते। पीयूष ने बिंग बहुत देर पहले बोल चुका है, bing.com। चलिए बिंग आ गया हम लोग के इधर, हम लोग देख पा रहे हैं। अगर इसको देखने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इसके साथ हम लोग थोड़ा बहुत विद हाइट ऐड कर सकते हैं, लाइक width with इक्वल टू लाइक 400, देखते क्या होता है, एंड हाइट इक्वल टू HEIGHT, height equal to 700। चलिए हम लोगों का मोबाइल की तरह ये हो गया। बिंग हम लोग इस साइट में इंटीग्रेट करके दिख सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं, मतलब बेसिकली ऐसा हम लोग बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये सेम थे। अभी आप देखिए अगर इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो जो इनिशियल कोड था उससे ये कितना चेंज हो चुका है। राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स, सिर्फ एक लाइन चेंज हुआ इधर से
इतने दूर तक, और कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो एक लाइन में हम लोग इस साइट के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो স্যার এই বিনটা কি चलिए एक ইনফ্যাক্ট बज মানে चुका এখানে है। কি সার্চ করা যাবে? হ্যাঁ ডেফিনেটলি, এখানে গিয়ে আমি সার্চ করতে পারি এসভিআইএসটি, না আমি আমার নাম সার্চ করছি, দাঁড়াও, এসভিআইএসটি বিং এ না দিয়ে, কারণ প্রোফাইলের লিঙ্ক গুলো তোমরা এখানে দেখতে পাবে ডিরেক্টলি, এই যে লিঙ্কডইন রিসার্কেট এগুলো আমারই দেখাচ্ছে, আমি কনফার্ম করছি। এবার svist.org যদি সার্চ করি ডেডিকেটেড, ताहले हाँ हमारे कॉलेजर वेबसाइट देखते पाচ্ছি। तो हाँ हम लोग इसको इंटरैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब इंटायर एक्चुअल वेबसाइट ही इधर इंटीग्रेट हो रहा है। चलिए एक बज चुका है, अभी सिर्फ डाउट सेशन चलेगा। इतने दूर तक हम लोग समझ गए हैं कि স্যার कैसे क्या काम होता है पीएचपी। आप सवाल স্যার कीजिए, স্যার बोलिए। আচ্ছা, আমি বলছি যে এটা যদি আমরা চেঞ্জ করি, এটা কি মানে সার্ভার সাইডে চেঞ্জ হবে নাকি কি আমার জন্য শুধু চেঞ্জ হচ্ছে, মানে আমার মেশিনের ইম্প্যাক্টটা হচ্ছে নাকি সবার সেম ইম্প্যাক্ট হবে, ইম্প্যাক্টটা মানে সবাই যে use করবে? বুঝতে পেরেছি কোশ্চেনটা। आई थिंक शायंतन आप बोल रहे हो ना? হ্যাঁ স্যার। हाँ, तो शायंतन ने एक अच्छा सवाल किया कि ये चेंजेस क्या क्लाइंट साइड में सिर्फ हो रहा है या सर्वर साइड में हो रहा है। तो डेफिनेटली ये ओनली क्लाइंट साइड में चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है कि सर्वर साइड का कोड हम लोग इतना इजीली चेंज नहीं कर सकते, बट सर्वर साइड चेंज करने के लिए हम लोगों को अलग अलग अटैक्स होते हैं जो हम लोग वो सिनारियो देखेंगे। बट क्लाइंट साइड में क्या हो रहा है, ये यूजर से लेके कुछ इंफॉर्मेशंस को चेंज करके सर्वर को ही रिटर्न बैक करता है। तो इसलिए देख के लगता है कि ये एक सिंपल सा मेरे मशीन में इम्पैक्ट है, बट इसी टेक्निक को फॉलो करके मैं अगर आपको मान लीजिए svist.org के साइट में ये वल्नरेबिलिटी अगर होता, तो मैं आपको बोलूंगा कि एक या फिर एक क्रिमिनल इसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है कि वो आपको एक लिंक भेजेगा जहां पे लिखा रहेगा svist.org, तो आप ट्रस्ट करके तो उसे ओपन ही करोगे। उधर पे नोटिस लिखा रहेगा कि आज के अंदर कॉलेज में ये सब कुछ सबमिट करना है, आपका आधार कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड ऑल। तो आप अगर देखोगे कि svist.org के साइट में, मेरे कॉलेज में के साइट में ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसमें सबमिट भी करोगे। तो आप देख पा रहे हो जैसे माइक्रोसॉफ्ट bing.com के इधर चल रहा है, तो इस जगह में हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा कर ऊपर एक नोटिस लिख देगा। नोटिस लिखने के लिए क्या करना होगा मैं अभी बता देता हूँ। प्लीज सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ करके अगर अटैकर ने आपको लिंक भेज दिया एंड ये रहा प्लीज सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स करके, ऐसा एसवीआईएसटी के साइट में आ जाता है। तो आप सोचोगे कि एसवीआईएसटी का यूआरएल है जेन्युइन और उन्होंने इस जगह में सबमिट करने के लिए बोला है, तो हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो मैं अगर मास स्केल में सबका मेल में मेल करता हूँ या व्हाट्सएप करता हूँ, तो आप लोग इस फिशिंग स्कैम के अंदर आ सकते हो। तो आप जब भी उस लिंक को क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये पेज ओपन होगा, उधर ये नोटिस रहेगा एंड उधर ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एक क्रिमिनल अटैकर के साइट वो एकदम इसी टेम्पलेट एंड स्टाइल से बनेगा, तो आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे एंड आपको लगेगा ये जेन्युइन एसवीआईएसटी का साइट है, तो आप उधर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे। तो ऐसे अगर पूरे 1000 स्टूडेंट या फिर जितना सारा स्टूडेंट है सब कुछ अगर सबमिट करने लगे तो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज होने लगेंगे। तो ये एक इस टाइप का वल्नरेबिलिटी है जो क्लाइंट साइड में इम्पैक्ट है, बट क्रिमिनल इसको लिंक शेयर करके सेम रेंडरिंग दूसरे के सिस्टम में भी करवा सकता है। শায়ন্তন বুঝতে পারলে না আরেকটু ভেঙে বলবো? স্যার একটু মানে করে মানে ওকে, এটা কি মানে স্যার লিংকটা কি করে শেয়ার করব, মানে এই যে উপরে যে লিংকটা আছে ওটা শেয়ার করলে এই সাইটটা চলে যাবে? না না আমি ওটা এখন তো আজকের ক্লাসে দেখাবো না। মানে ধরে নাও যে প্রসেসটা আমি এখানে টাইপ করে করছি এই রকম ভাবে, এই জিনিসটা একটা তোমাকে লিংক পাঠালাম,
svist.org এর মানে ডিরেক্ট লিংক নয়, আমি বাউন্স লিংক পাঠালাম। বাউন্স মানে ধরে নাও আমার কোনো একটা নিজস্ব সাইটে ওখান থেকে বাউন্স করে svist তে যাবে। তো তুমি svist ডিটেল বলে বলেছি, তুমি লিঙ্কটাতে জাস্ট ক্যাজুয়ালি ক্লিক করলে, ক্লিক করার পর দেখলে যে আমার সাইট থেকে বাউন্স করে svist টা খুললো, কিন্তু হ্যাঁ ওপরে মানে তখন জেনুইন প্রথমে ডেটাগুলো আপনার সাইটে যাচ্ছে, সেখান থেকে SBIST তে যাচ্ছে, তাই তো? না। ফার্স্ট এর লিঙ্কটা তোমাকে যেটা পাঠিয়েছি, সাপোজ শিবাশিস.com পাঠালাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তুমি শিবাশিস.com এ ক্লিক করলে দেখলে SBIST এর ওয়েবসাইট খুললো, এইরকম একটা পেজ। এখন যে পেজটা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে, এই পেজটা সাপোজ ওপেন হলো। তো তুমি ওকে svist.org এর মানে পেজে ডিরেক্ট যাওনি, শিবাশিস ঘোষের লিঙ্কে ক্লিক করলে তখন এরকম পেজটা ওপেন হলো। তুমি এবার দেখলে এটা একটা জেনুইন SBIST এর ওয়েবসাইট, এবং নিচে এখানে নোটিশ সাবমিট করতে, ডকুমেন্ট সাবমিট করতে বলছে, এবং পেজটা একই সাথে মার্জ আছে। তুমি এখানে আপলোড করা শুরু করলে, তো যে কাজটা ম্যানুয়ালি এখানে আমাদের পেস্ট করে করতে হচ্ছে, সেই কাজটাই আমি যদি আমার সাইটে হিট করিয়ে তোমাকে রিডিরেক্ট করাই, তাহলে এটা অটোমেটিক এরকম ভাবে দেখাতে পারে। মানে পোস্ট মেথডটাকে আমি যদি এখানে যেহেতু প্রোটেকশন করা নেই যে ইনসাইড মানে এইভাবে কিভাবে হবে, তো আমি ওটা যেভাবে ইচ্ছা আমি তোমাকে বাউন্স করাতে পারি, এবং সেখানে তুমি এই পুরো পেজটা এইভাবে অ্যাজ ইট ইজ দেখতে পাবে। তো আমি নোটিশটা দেবো কি, অনেক বড় কথা লিখলাম যে তোমরা সাবমিট করো, আমাদের কেওয়াইসি করতে হচ্ছে বা সামথিং কেওয়াইএস করতে হচ্ছে, নো ইওর স্টুডেন্ট বলে একটা কিছু। তো সেখানে প্রত্যেক স্টুডেন্টের ডিটেল আমাদের স্টোর করতে হবে, আর এখানে সমস্ত ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে। তো তোমরা এই লিঙ্কটাতে চলে যাবে, যেখানে আমি শিবাশিস ঘোষ বলে লিঙ্কটা রেখেছি। কিন্তু তুমি যখন ক্লিক করবে নর্মাল মানে এত কিছু দেখার পর, তুমি দেখলে জেনুইন SBIST এর ওয়েবসাইট খুললো, তুমি ট্রাস্ট করবে, দেন তুমি ওখানে এই স্ক্যামের পার্টে ডেটা শেয়ার করে ফেলবে, কারণ তুমি ট্রাস্ট করছো যেহেতু জেনুইন SBIST এর ওয়েবসাইট বলে। তো লিঙ্কটা শেয়ার হচ্ছে অনলি ক্লায়েন্ট সাইডে, মানে লিঙ্কটার ইম্প্যাক্ট ক্লায়েন্ট সাইডে হচ্ছে, কিন্তু তুমি শিবাশিস ঘোষের সাইট দিয়ে বাউন্স করে যাচ্ছ বলে 1000 জন যদি ক্লিক করে 1000 জনের ক্লায়েন্ট মেশিনে চেঞ্জ হবে। কেউ যদি ডিরেক্টলি svist.org ওখানে সাইটটাতে ভিজিট করে এই পেজটায় যায়, তারা কিন্তু শুধুমাত্র এইরকম পেজটা দেখতে পাবে। কিন্তু কেউ মানে যদি শিবাশিস ঘোষের লিঙ্কটা ক্লিক করে, হ্যাঁ, তারা শুধুমাত্র ওই নতুন পেজটা দেখতে পাবে। ওকে স্যার, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছো? এটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইড চেঞ্জ হচ্ছে, বাট আমাকে চেঞ্জটা ম্যানুয়ালি কোনো না কোনো ভাবে করাতে হবে। কিন্তু কেউ যদি জেনুইন পাথ দিয়ে যায়, তাহলে তাকে এই এক্সট্রা পেলোডটা না দিলে এই চেঞ্জেস গুলো তো হবে না। তার মানে আজকে যদি সায়ন্তন ভাবে যে না আমি লিঙ্কে ক্লিক করে যাব না, কলেজের সাইটে গিয়ে নোটিশটা সার্চ করে আমি সাবমিট করব, তাহলে সে খুঁজে পাবে না। কিন্তু যদি এখন ভাবে অন্য কেউ যে না আমি একবার দেখি যে এটা আমি পোস্ট করব, মানে আমি লিঙ্কটাই ক্লিক করে সাবমিট করে দেব, তাহলে তারা ডিরেক্টলি শিবাশিস ঘোষে ক্লিক করলে এই পেজটা পাবে এবং তারা আপলোড করে দেবে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ओके, और कुछ सवाल है आप लोग पूछ सकते हो। लास्ट सवाल लूंगा, अगर कुछ डाउट नहीं है तो क्लास इधर एंड करेंगे, एंड कल इसी टाइम में क्लास शुरू होगा। बोलिए। জেএম ডাউনলোড করতে গিয়ে একটা ওয়ার্নিং দেয়, ওই ওয়ার্নিংটা কি কোনো প্রবলেম করতে পারে? মানে কেন দিচ্ছে? মানে কি ওয়ার্নিং দিয়েছে? মানে আমি যখন জ্যামটা ডাউনলোড করেছিলাম এক ধরনের স্ক্রিনে একটা ওয়ার্নিং দিত, মানে ইনস্টলেশনের সময় এক ধরনের ওয়ার্নিং দেয় যে কিছু ডেটা এর মধ্যে। আচ্ছা, ইনস্টলেশনের টাইমে না ডাউনলোডের টাইমে? ইনস্টলেশন যখন স্ক্রিনে ইনস্টল হচ্ছে, মানে যখন ডেস্কটপ আইকনে আসবে সেই সময় যে ইনস্টলটা হয়। ও, ওই ওয়ার্নিংটা অনেক রকমের ওয়ার্নিং দেয়। একটা হচ্ছে ইউএসসি বলে একটা এরার থাকে, মানে ওয়ার্নিং থাকে, যে যদি আমাদের ওই মানে কতটা ইউজার প্রোটেকশন আমি এখানে রেখেছি, ইউএসসির ফুল ফর্মটা ইউজার অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, মোস্ট প্রবাবলি ইউএসসি। ইউএসসি, হ্যাঁ, এই যে ইউজার অ্যাকাউন্ট কন্ট্রোল, আচ্ছা, ইউজার অ্যাকাউন্ট কন্ট্রোল। তো তো ইউএসসি তে অনেক সময় থাকে পোর্ট ব্লকিং এর অপশন থাকে, তো এই সমস্ত কিছু ওয়ার্নিং আছে। অনেক সময় ফায়ারওয়াল এর ওয়ার্নিং থাকে, যেটা বললাম লোকাল নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেস করতে পারে। কিছু ওয়ার্নিং থাকে যে
এটা 64 বিট 32 বিট সিস্টেমের জন্য তুমি যদি ইনস্টল করো ওই ধরনের ওয়ার্নিং থাকতে পারে। অনেক সময় জ্যাম্পের সোর্স থেকে ডাউনলোড না করে অন্য জায়গা থেকে যদি করো সেটা যদি ইনফেক্টেড থাকে সেটারও ওয়ার্নিং থাকতে পারে। তো ডিপেন্ড করছে ওয়ার্নিংটা তুমি মানে যদি জেনুইন সোর্স থেকে ডাউনলোড করো তুমি ওয়ার্নিংটা একটু দেখে রেখো, আর যদি না মনে থাকে আপাতত কাজ করে দেখো কি সমস্যা হচ্ছে, না তো ওটা কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না। আচ্ছা স্যার। ओके। हाँ शुभजीत दास, आपने जो बोला वो सही है। bit.ly जो यूआरएल शॉर्टनर है उसी से हम लोग यही कर सकते थे। मैं एग्जांपल शिवाशीष दिया क्योंकि किसी को अगर पता नहीं है यूआरएल शॉर्टनर सर्विस क्या है तो समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए ऐसा बोला। बट हाँ bit.ly की तरीके से ही हम लोग ये सब करने का कोशिश करते हैं, वो बाउंसिंग वाला पार्ट यूआरएल शॉर्टनर यूज करके। ओके, कुछ सवाल अगर नहीं है तो क्लास के इधर एंड करें या कुछ सवाल और भी है पूछ लीजिए। आज का क्लास कैसा था, क्या समझ आया, एवरीथिंग ओके और नॉट? एक दो फीडबैक एटलीस्ट। आकाश, आकाश कुमार विश्वास। ओके ठीक है चलिए। ওকে স্যার ঠিক আছে স্যার, কোনো প্রবলেম হলে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নেবো। অবশ্যই অবশ্যই করে নিও। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি, একটু কিছু জায়গায় ডাউট আছে, ওটা নিয়ে প্র্যাকটিস করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে। ওটা একবার প্র্যাকটিস করলেই ক্লিয়ার হয়ে যাওয়া উচিত, মানে ওটা একবার হ্যান্ডস অন না করলে এই পুরো সেশনটা, আমিও আমার ইয়ারে যখন থার্ড ইয়ার বা ফোর্থ ইয়ারে পড়তাম আমারও ডিফিকাল্ট লাগতো যদি একবার ইনস্টল করে না রান করে দেখে নিতাম। तो डेफिनेटली सबके लिए ये बोल रहा हूँ, जैम्प आज के अंदर अगर आप लोग डाउनलोड करके बेसिक हेलो वर्ल्ड मतलब कुछ भी नहीं, एक मतलब इको अपना नाम PHP टैग के अंदर सिर्फ इतना ही रन करके अगर आप लोग देख लेते हो तभी आप लोगों का काम हो जाएगा। बहुत मतलब बहुत कुछ आप लोग इजीली कर सकते हो। तो मैं ये कोड जो अभी मैंने इधर कर रहा था मैं वो पेस्ट कर देता हूँ चैट बॉक्स में। आप लोग इस कोड को अगर चाहो तो कॉपी पेस्ट करके अपने कहीं पे रख दीजिए ताकि बाद में आप उसको यूज कर सको। कोड मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। एंड ये रन करके आप एक बार एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। कल हम लोग और भी एडवांस पार्ट धीरे धीरे करके अंदर जाएंगे। अगर आज इंस्टॉल करके प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आज तक इंटरेस्टिंग था, कल से बोरिंग होता शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो इजी नहीं लगेगा। एंड जितना डिफिकल्ट होगा उतना ही कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट एडवांस पार्ट। तो आज के अंदर मैं आप लोग कोशिश कीजिए कि जैम्प इंस्टॉल करके हेलो वर्ल्ड एटलीस्ट काम हो जाना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो ये सब कुछ प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हो जो सब मैंने दिखाया। उसके बाद हम लोग एडवांस पार्ट धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास इधर एंड करते हैं एंड कल मिलते हैं इसी सेम टाइम पे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।